विद्यार्थी, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 12वीं के विषय अर्थशास्त्र का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको सभी क्वेश्चन का पूरा टू पूरा सॉल्यूशन के साथ कराने वाले हैं। और इसका यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो छात्रों, आज की इस वीडियो पे हम आपको जितने क्वेश्चंस कराएंगे, यदि आप सभी क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम में 80 में 80 लाने से कोई नहीं रोकता। जी हाँ, 80 में 80 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आज की वीडियो पे जो क्वेश्चंस आप सभी को मैं कराऊंगा, इसके बाद आपको किसी अन्य प्रकार की या किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम में जाकर पेपर दे सकते हो, क्योंकि आज की ये वीडियो आपको टॉपर बना सकती है। जी हाँ, टॉपर बना के छोड़ेगी, इस वीडियो का टारगेट ही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, वह कोई इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से देखते हैं। ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इससे पहला क्वेश्चन आता है, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। तो आप बताना है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, बढ़ती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। तो आपको बताना है कि जो एक है चाय और कॉफ़ी एक पूरक वस्तु। क्या है, चाय और कॉफ़ी एक पूरक वस्तु है। नेक्स्ट आता है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। तो आपको बताना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य अधिकतम उत्पादन होता है। क्या होता है, अधिकतम उत्पादन। ठीक है, अगला आता है, उपयोगिता की माप की जा सकती है। तो आपको बताना है उपयोगिता की माप किस पे की जा सकती है, मुद्रा के द्वारा। किस पे, मुद्रा के द्वारा। अगला आता है, किसी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर क्या निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि किसी अर्थव्यवस्था पर कीमत तंत्र के आधार पर पूंजीवादी निर्णय लिए जाते हैं। कौन सा, पूंजीवादी निर्णय। अगला आता है, जब सीमांत उपयोगिता सीमा शून्य हो जाती है तो उपयोगिता होती है। तो आपको बताना है यहाँ पर उपयोगिता अधिकतम कितनी, अधिकतम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है छात्रों, यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों का प्रश्न है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम के छात्रों का प्रश्न है, इसे आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम छात्रों चलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए। किसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। जहाँ पर हम देखेंगे पहला जो प्रश्न है आपका है, अल्पकालीन, क्या पूछा गया बच्चों, अल्पकालीन उत्पादन फलन को बिंदु बिंदु अनुपात का नियम कहा जाता है। तो आप लगाओगे इसको उत्पत्ति हास नियम। क्या लिखोगे, उत्पत्ति हास नियम। ओके, लिख लीजिए। पैमानों के प्रतिफलों का संबंध बिंदी बिंदी काल की अवधि से होता है। तो आप बताओगे कि दीर्घकालीन। क्या होगा, इसका जो उत्तर होगा दीर्घकालीन होगा। ठीक है, अगला आता है छात्रों, दीर्घकालीन में उत्पादन के सभी साधन बिंदी बिंदी किए जा सकते हैं। तो आपको लिखना है कि परिवर्तन, क्या, परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगला है, ES बराबर 0 का अर्थ है कि पूर्ति की लोच, क्या है, पूर्ति की लोच अपरिवर्तित है। क्या लिखोगे, अपरिवर्तित है। अगला है, औसत लागत वक्र का आकार बिंदी बिंदी अक्षर जैसा होता है। तो आप बताओगे U आकार जैसा होता है। अगला है, लागत फलन में लागत बिंदी बिंदी उत्पादन का फलन होती है। तो आप बताओगे साधन की लागतों का फलन। क्या लिखोगे, साधनों की लागतों का फलन आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। यहाँ पर आपसे जो पूछा जाएगा छात्रों, यहाँ पर आपसे पूछा जाए सत्य असत्य लिखिए। क्या बच्चों, सत्य असत्य यहाँ पर आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जिसे पहला है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मिनार्ड फिन्स का जन्म 1993 में हुआ था। तो आपको बताना है कि यह जो कथन है बच्चों, क्या बताना है कि जो कथन है यह कथन एकदम पूरी तरीके से असत्य है। ठीक है, अगला आता है, GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो आप लगाओगे GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा, सत्य। अगला है, निवल निवेश सकल निवेश मूल्यह्रास होता है। तो आप लगाओगे जी हाँ, सत्य। अगला है, अति अल्पकाल में पूर्ति पर्याप्त ही
बेचौलादार होती है, तो आपको बताना है असत्य। अगला आता है पूर्ण उपयोगिता में फार्म में कीमत निर्धारित होती है, तो आप बताओगे कि असत्य। नेक्स्ट है बाजार कीमत उच्चवान वाली प्रक्रिया होती है, तो आप लगाओगे सत्य। ठीक है, इसके बाद हम छात्र चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 पे आप सभी को कहा गया है सही जोड़ी बनाइए। जी हाँ, सही जोड़ी बनाना, जहाँ पर आपको दो पक्ष और खा दिया गया है, जिसमें से चलिए हम मिलान करते हैं कि पहले का क्या होगा। यहाँ पर पहला आपका दिया है एनडीपी, क्या दिया है एनडीपी, जिसका होगा आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होगा बच्चों, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा सामने का सामने। ठीक है, अगला आता है एनएनपी। एनएनपी का आपका क्या होगा, एनएनपी का आपका होगा राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। क्या होगा, राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद होगा। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या है आपका, केंद्रीय बैंक आपका आरबीआई है। अगला है व्यावसायिक बैंक क्या है, तो आप बताओगे व्यावसायिक बैंक आपका एसबीआई है। टिकाऊ वस्तु, मतलब आप देखते होगे कि वस्तु टिकाऊ किस में ज़्यादा देर तक रहती है, आपके फ्रिज पे, तो आप लगाओगे यहाँ पर रेफ्रिजरेटर। ओके, अगला आता है प्रवाह। प्रवाह आपका किसके द्वारा किया जाता है, आपका प्रवाह प्रवाह आपका होता है, इसका सॉरी दोस्तों मुझे आंसर नहीं पता है। यदि आप में से किसी को छात्रों को इसका उत्तर पता हो तो इसका उत्तर प्लीज़ कमेंट में बताने की कष्ट करें। अगला है वस्तु विनिमय की कठिनाई है, तो आप बताओ कि वस्तु विनिमय की कठिनाई दोहरी सहयोग का अभाव। क्या होगा बच्चों, दोहरी सहयोग का अभाव होगा। अगला आता है बच्चों एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कितना, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, इससे पहला है एमपीसी का पूर्ण नाम लिखिए, तो आपको कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए, मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ आपको। एमपीसी का पूरा नाम मैट्रिक नीति समिति। क्या होगा बच्चों, मैट्रिक नीति समिति होगा। अगला आता है उपभोग फलन क्या होता है, तो आपको बताना है उपभोग फलन आय का जो भाग वह व्यक्ति जो अपने ऊपर खर्च करता है उसे उपभोग फलन कहते हैं। क्या लिखेंगे, आय का जो भाग वह व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है उसे उपभोग फलन कहेंगे। औसत उपयोग उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो आप बताओगे बचत के बजाय व्यय की गई आय के प्रतिशत को हम औसत उपभोग कहते हैं। अगला है औसत बचत प्रवृत्ति क्या है छात्रों, तो आपको बताना है औसत बचत प्रवृत्ति आय तथा बचत का अनुपात। क्या होगा, आय तथा बचत का अनुपात होगा। अगला है जीएसटी क्या है, तो आप लिखोगे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी में आप लिखोगे वस्तु एवं सेवा कर। क्या होगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला आता है अदायगी संतुलन में कौन सी मदें शामिल की जाती है, तो आप बताना है रो के ऊपर की मदें। कौन सी, रो के ऊपर की मदें शामिल की जाती है। अगला आता है व्यापार शेष में कौन सी मदें शामिल की जाती है, तो आपको लिखाना है कि व्यापार मदों में दृश्य मदों के निर्यात एवं आयात का मूल्य मदें शामिल की जाती है। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से आपके वैकल्पिक क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद हम छात्रों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक, जहां पर हम आपको पूरे 2-2 नंबर, 3-3 और 4-4 नंबर के क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इससे पहले आपका दिया उपयोगिता का अर्थ है। क्या दिया बच्चों, उपयोगिता का अर्थ लिखिए, इसका अथवा है सीमांत उपयोगिता की कोई दो विशेषता लिखिए। ठीक है, ये इंग्लिश छात्र वाले हैं, तो इंग्लिश छात्र वाले भी इसे अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलेंगे। अगला आता है बजट लाइन किसे कहते हैं अथवा अनधिमान वक्र किसे कहते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में 2-2 नंबर को देखने को मिलेगा। हम आप सभी को बता दें, अभी आपको हम इस वीडियो पे आप सभी को आपके एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको पीडीएफ के रूप में इसका आंसर शीट भी आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तथा वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी आप सभी को बता देंगे हम। ठीक है, तो अब चलिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस क्या बोले जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में है पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं अथवा है गिफिन वस्तुएं किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 अल्पकाल किसे कहते हैं अथवा दीर्घकाल किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10 कुल लागत किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सीमांत लागत का अर्थ लिखिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग आ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे कि प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया है पूर्ति की लीज का सूत्र लिखिए, तो आपको बताना है पूर्ति के लीज का सूत्र ES=0। ठीक है, अथवा है पूर्ति वक्र को निर्धारित करने के लिए कोई दो तत्व लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहते हैं, इसका अथवा दिया गया है मूल्यह्रास किसे कहते हैं, कि आप पूछा जाए छात्रों मूल्यह्रास किसे कहते हैं।
प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा गया है दोहरी गणना किसे कहते हैं अथवा राष्ट्रीय आय, क्या बच्चों, राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि का अर्थ लिखिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 14, व्यावसायिक बैंकों के कोई दो कार्य लिखिए अथवा केंद्रीय बैंकों के कोई दो कार्यों के नाम लिखिए। जी हाँ, आपके जैसे जानते हैं कि केंद्रीय बैंक आपका क्या होता है, आरबीआई होता है। क्या होता है, आरबीआई होता है। तो आपको इस आरबीआई बैंक के दो कार्यों का यहाँ पर वर्णन करना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला आ रहा है बच्चों, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। क्या पूछा गया प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे, सरकारी बजट का अर्थ लिखिए। अथवा में पूछा गया घाटा बजट क्या है। जी हाँ, पूछा गया आपसे घाटा बजट किसे कहते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16 में यहाँ आपसे पूछा गया अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए अथवा व्यष्टि एवं समष्टि अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी कोई 3। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चंस के जो होंगे 3-3 नंबर के होने वाले, कितने, 3-3 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पे। प्रश्न क्रमांक 17 पे आपसे पूछा जा रहा है लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखिए अथवा पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कोई 3 लक्षण लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 18, प्रत्याशित निवेश तथा यथार्थ निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए, वो भी कौन से, कितने, 3 आपको करना है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अगला आता है मितव्ययता की विरोधाभास की व्याख्या कीजिए। क्या लिखना है, मितव्ययता की विरोधाभास की व्याख्या करना है। ठीक है छात्रों, इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पे। प्रश्न क्रमांक 19 पे आपसे सभी से पूछा गया वस्तु एवं सेवा कर। क्या पूछा गया है, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की व्याख्या करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आपसे 3 बिंदुओं पे पूछा है, क्योंकि ये प्रश्न है आपका 3 नंबर का। कितने का है, 3 नंबर का है, इसीलिए आपको 3 बिंदु लिखने। यदि प्रश्न 4 नंबर के होते तो आपको 4 बिंदु लिखना होता है। ठीक है, अगला आता है राजस्व व्यय तथा एवं पूंजीगत व्यय भेद लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में आता है आपका मांग का नियम क्या है, रेखाचित्र की सहायता से समझाइए अथवा पूर्णतः लोचदार मांगे, इसे रेखाचित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है, अगला आता है बच्चों इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे पूछा गया है कि निर्धारित उच्चतम निर्धारित कीमत तथा न्यूनतम निर्धारित कीमत के 2 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर आपको बताना अधिकतम कीमत वाली वस्तु और न्यूनतम कीमत वाली वस्तु में आपको 2 उदाहरण लिखना है। ठीक है, अथवा आपसे पूछा गया बाजार संतुलन की व्याख्या रेखाचित्र की सहायता से कीजिए। क्या करना है, बाजार संतुलन की व्याख्या आपको रेखाचित्र की सहायता से करना है। इसके बाद आ रहा प्रश्न क्रमांक 22। यहाँ पर आपसे गुणांक किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि लिखिए अथवा समग्र मांगे क्या है, इसके 2 घटकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है छात्रों, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 में आपसे पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 4 नंबर को देखने को मिल रहा है, जहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यापार संतुलन तथा अधियागी संतुलन में अंतर लिखिए अथवा तिराती विनिमय दर प्रणाली के कोई 4 गुण लिखिए। क्या लिखना है, कोई आपको 4 गुण, कितने बच्चों, कोई आपके 4 गुण लिखने हैं। तो छात्रों, इस तरह से आज की इस वीडियो पे हमने आप सभी को प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 के सभी क्वेश्चंस को करा दिए हैं, और इसका पूरा हमने आपको पूरा 1 से लेकर 5 तक का पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन करा दिया है। इसके बाद जो आपके प्रश्न क्रमांक 23 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक के प्रश्न हैं, इनका भी आपको हम सोल्यूशन PDF के माध्यम से अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आप सभी को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके इसका PDF वहाँ से प्राप्त कर लें। ठीक है, क्या करें, इसका PDF आप सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको बता दें, हम इसी प्रकार के आपके अर्थशास्त्र के अलावा आपके सभी सब्जेक्टों का इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप सभी को करना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो भी एक नेक्स्ट सब्जेक्ट के पेपर के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।